तो आप भगवान जगन्नाथ जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। जी बिल्कुल। तो हम जगन्नाथ पुरी जी की कुछ स्टोरी आपसे जानना चाहेंगे, उनका इतिहास आपसे जानना चाहेंगे। जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बता दूं कि जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा होती है उसमें एक बार जरूर जाएं अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो रथ को हाथ लगा देता है वो भवसागर से पार हो जाता है। क्या यानी बात है। कि इस सृष्टि में आपने देखा होगा हमारे पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे वो साधना तपस्या करते रहते थे, लेकिन जो है ना उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। तो कलयुग में एक साधन बनाया गया बहुत आसान कि जगन्नाथपुरी जाइए, वहां रथ यात्रा में शामिल होजिए और आप रथ को जरा सा हाथ भी लगा देंगे तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। भूत प्रेतों के बारे में आपको क्या मानना है? नेगेटिविटी के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? क्या ये है, क्या ये सिर्फ एक वहम है? जी देखिए, ऐसा है जो अच्छी चीज है तो बुरी चीज भी है। इस दुनिया में हर तरह की चीज है। तो कई लोगों ने जो महसूस किया है, हालांकि हमने भी एक जगह महसूस किया है, भानगढ़ एक जगह है इंडिया में और एशिया की वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है। राजस्थान में। राजस्थान में भानगढ़। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा दर्शकों को कि आप भी विजिट जरूर करिए क्यों? क्योंकि बहुत खतरनाक जगह है। उसमें भानगढ़ की एक छोटी सी स्टोरी है कि जो रानी थी वो बहुत सुंदर थी। तो अभी जो आप हमें एक बात बता रहे थे कि पर्सनल ईयर, तो ये पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं और ये पर्सनल ईयर है क्या? ठीक है, आज हम बात करते हैं पर्सनल ईयर पे। तो न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर बहुत महत्व रखता है। तो वो निकाला कैसे जाता है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो हेमंत जी, पहले निकाला कैसे जाता है, क्या है कि आपकी जो जन्म तिथि है और आपका जो जन्म मंथ है उस दोनों को आप ऐड कर लीजिए। मान लीजिए किसी का जन्म 25 नवंबर को हुआ है तो उसका पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे? 2 + 5 + 1 + 1 प्लस इस ईयर का यानी कि 2024 का जो टोटल बनता है, 2024 का टोटल क्या बनता है? 8। तो हम उसमें 8 और ऐड कर देंगे तो वो जो बनेगा पर्सनल ईयर वो निकल के आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रो हेमंत इल्मे लाल किताब से, और आज फिर से हाजिर है मेरे शो द एस्ट्रो हेमंत शो में। तो आज किससे मिलने वाले हैं? आप लोग बहुत उत्सुक होंगे क्योंकि आज जिससे हम मिलने वाले हैं ना, वो कोई छोटे इंसान नहीं है। आज मिलने वाले हैं कोम्बो से। कोम्बो किस चीज का? न्यूमरोलॉजी, वैदिक प्लस केपी। केपी बोले तो कृष्णमूर्ति पद्धति के एक्सपर्ट मिस्टर आलोक शर्मा, मतलब कि आलोक एच शर्मा जी से आज हम मिलने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आलोक जी का। नमस्कार आलोक जी। थैंक यू हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आमंत्रित किया और बहुत खुशी होती है मुझे हेमंत जी से मिलके। जब भी मैं मिलता हूँ एक ऊर्जा जाग जाती है। दिल तो करता है कि एक जो ना और जोड़ लूं, क्या लाल किताब भी, वो मैं हेमंत जी से जरूर सीखूं कभी ना कभी तो आलोक जी, आज हम इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं तो आज हम कुछ ऐसी बातें आपसे जानना चाहेंगे जी, जो, जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि आप न्यूमरोलॉजी से भी हैं जी, आप केपी से भी हैं और आप वैदिक से भी हैं। तो सबसे पहले मैं अभी ऑफलाइन, कैमरा ऑफलाइन आपसे बात कर रहा था जी। तो आपने बहुत सारी चीजें न्यूमरोलॉजी की बड़ी अच्छी बताई जो कभी सुनने को नहीं मिलती हैं। जी। तो अभी जो आप हमें एक बात बता रहे थे कि पर्सनल ईयर, तो ये पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं और ये पर्सनल ईयर है क्या? ठीक है, आज हम बात करते हैं पर्सनल ईयर पे। तो न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर बहुत महत्व रखता है। तो वो निकाला कैसे जाता है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो हेमंत जी, पहले निकाला कैसे जाता है, क्या है कि आपकी जो जन्म तिथि है और आपका जो जन्म मंथ है उस दोनों को आप ऐड कर लीजिए। मान लीजिए किसी का जन्म 25 नवंबर को हुआ है तो उसका पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे? 2 + 5 + 1 + 1 प्लस इस ईयर का यानी कि 2024 का जो टोटल बनता है, 2024 का टोटल क्या बनता है? 8। तो हम उसमें 8 और ऐड कर देंगे
तो वो जो बनेगा पर्सनल ईयर वो निकल के आएगा। तो जैसे जो पर्सनल ईयर इस कैलकुलेशन से 17 बना जी, तो टोटल क्या मतलब हुआ, वो 8 हुआ। मतलब मेरा Single पर्सनल digit ईयर भी 8 हुआ। आपका personal ये year तो भी मेरा हुआ जी। जस्ट एग्जांपल कोई और डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 14/11/1995 है। ठीक है, ठीक है। हमने हेमंत जी क्या है इसमें जो है ना, जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको एक्सक्लूड कर देना है, उसको नहीं लेना है। ठीक है। तो जो 14/11 है 1 + 4 + 1 + 1, तो 4 + 3 7, 7 और 8 7 और 8 15। 15, तो 6 नंबर हो गया। तो उसका जो पर्सनल ईयर है वो 6 नंबर हो गया। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि ये पर्सनल ईयर हो गया। जी। अब ये पर्सनल ईयर निकाल लिया जी। तो इसी बात पे मतलब 2024 भी है और जनवरी मंथ भी है, तो सभी लोग बड़े उत्सुक होंगे कि मेरा पर्सनल ईयर कैसे जाने वाला है। जी। हर कोई देखो निकालना सीख गए, किसी का 1 निकलेगा, किसी का 2 निकलेगा, किसी का अलग-अलग 3 निकलेगा, मतलब 9 तक निकलेगा, राइट? राइट। मैं आपकी बात समझ गया, पर 9 तक जो निकलने वाला है तो वो एक एक नंबर मतलब 1 नंबर वाले के लिए कैसा जाएगा, 2 नंबर वाले के लिए कैसा जाएगा, 3 नंबर वाले के लिए जाए कैसा जाएगा, तो प्लीज जरा हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करें आलोक जी। ठीक है हेमंत जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जो पर्सनल ईयर है हमने निकालना सीख लिया, अब वो जाएगा कैसा? उसके लिए क्या होता है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यानी कि जिसकी 25 तारीख है तो 2 + 5 तो 7 नंबर हो गया। अब उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है टोटल विद ईयर, तो जैसे 25 नवंबर 1985, तो 25 2 + 5 + 1 + 1 + 1983 जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ जाएगा। उसको क्या करेंगे हम, उसको डेस्टिनी नंबर बोलते हैं और स्टार्टिंग वाला पर्सनैलिटी नंबर। तो पर्सनैलिटी नंबर और जो डेस्टिनी नंबर है उसका कंपैटिबल है या नहीं है, जो आपका पर्सनल ईयर चल रहा है वो भी मैटर करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 7 है या किसी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 है, तो उसके लिए 2023 गया है वो बहुत बढ़िया गया होगा। उसमें कुछ ना कुछ उसने नया एडिशन किया होगा अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ नया चीज करा होगा हटके। ठीक है, तो ये तो सर देखो 2023 गया, जी जो गया वो पास्ट हो गया। राइट। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 2024 में 1 से 9 नंबर के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ ठीक है, मैं बताऊं। अगर आप बताएं, जी। जिससे कि दर्शकों को भी उनके बारे में पता लगे और उनको भी पता लगे कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और रेमेडीज भी अगर आप साथ में दे सकें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, आपने बहुत बढ़िया कहा है कि रेमेडीज जो है ना वो बहुत एड ऑन कर देंगी उस चीज में। अगर हम रेमेडीज ऐड कर देंगे उसके साथ में तो वो पर्सनल ईयर की जो वाइब्रेशन मिलने वाली है वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। जैसे कि किसी का पर्सनल ईयर 1 चल रहा है तो उसको लाइफ में बेसिकली जो पर्सनल ईयर 1 होता है वो लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, कुछ जीवन की नई शुरुआत होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक 9 नंबर में भी एक चीज बताऊंगा उसके दर्शकों को, तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि क्यों 1 नंबर में न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब 1 नंबर क्या है, सूर्य का नंबर है और सूर्य ग्रह डिनोट करते हैं पिताजी को, फादर को, एंसेस्टर्स को। तो जो लोग भी अपने फादर का, अपने एंसेस्टर्स का, पूर्वजों का मान सम्मान करते हैं तो उनका पर्सनल ईयर 1 बहुत बढ़िया जाएगा, चाहे उनकी डेट ऑफ बर्थ में कंपैटिबल हो या ना हो। तो वो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, अपने पिता के पांव छूना शुरू कर देना चाहिए। अगर पिता से दूर रह रहा है, मान लीजिए कोई विदेश में या कोई नौकरी के लिए दूर रह रहा है, तो ऐसे जातक को अपने पिता से फोन पे वार्तालाप कर लेनी चाहिए, उनसे जो ना जिद बहस से बचना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 1 नंबर वाला पिता की सेवा करे, पिता की सेवा करे और सूर्य देव को जल दे। बहुत नॉर्मल से उपाय हैं ये करके, और वो 1 नंबर में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कैरियर से रिलेटेड आएगी जो उसका लाइफ चेंज कर देगी। तो वो उसमें 1 नंबर में ये ले सकता है, और कैरियर ही सबसे मेन चीज है। 2 नंबर की बात करें सर, अगर हम 2 नंबर की बात करते हैं तो 2 नंबर क्या है, इमोशन का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, तो हमारी माता जी से रिलेटेड हो गया। तो 2 नंबर में क्या होगा, जिसका अगर कंपैटिबल है डेस्टिनी नंबर और पर्सनैलिटी नंबर से, तो उसका माता के साथ अच्छा संबंध रहेगा, उसका इमोशन रहेगा। 1 नंबर में जो कार्य करने की हमने सोची थी या 1 नंबर में जो कार्य थे जो अधूरे रह गए हो किसी कारणवश, वो 2 नंबर पर्सनल ईयर में पूरे हो जाएंगे।
क्या बात है। तो ये ना सोचें कि एक नंबर में हमने शुरुआत की थी, एक नंबर नई शुरुआत का था, फिर भी हमारे कार्य अधूरे रह गए किसी कारणवश। तो बेफिक्र रहें। क्यों? क्योंकि वो 2 नंबर में उसकी मैच्योरिटी जरूर होगी जो आपने एफडी ली है। और 2 नंबर क्या होता है, लिक्विडिटी का भी है। यानी कि अगर आपके पास लिक्विड कैश कम है और लिक्विड कैश की कमी के कारण आप जूझ रहे हैं, तो पर्सनल ईयर 2 का वेट करिए, उसमें आपकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। उस लिक्विडिटी को एनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी माताजी से अच्छा तालमेल रखिए, आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, आप चंद्रदेव को देखिए ज्यादा से ज्यादा, उससे मन आपका शांत होगा। और जब मन शांत होगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी। क्या बात है, बहुत ग्रेट। और इसी तरह से अगर हम बात करें 3 नंबर वालों के लिए, 3 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 3 नंबर बहुत महत्वपूर्ण नंबर है हमारे जीवन में। क्यों? अगर 3 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं भी है तो भी उसको अपने डेट ऑफ बर्थ में या किसी ना किसी रूप में 3 नंबर को लाना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर सम्मान करता है, या फिर जो ना उस साल में नई शिक्षा ग्रहण करने लग जाए या नया कुछ पढ़ाने लग जाए, तो 3 नंबर उसका बहुत बेहतरीन जाएगा। और 3 नंबर गुरु यानी कि पैसा, फाइनेंशियल दिक्कत किसी को भी नहीं हो सकती। आपने अगर सुना होगा हेमंत जी कि बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार थे, जो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार थे, लास्ट में बॉम्बे की सड़कों पे भीख मांगते हुए देखे गए। तो वो क्या होता है, जुपिटर खराब होने की निशानी। यानी कि 3 नंबर को उन्होंने कहीं ना कहीं खराब कर लिया। डेफिनेटली। तो 3 नंबर में आप शुरुआत कर सकते हैं नॉलेज गेन करने की। कोई ना कोई आप या तो नॉलेज शेयर करेंगे या आप नॉलेज गेन करेंगे, या दोनों भी हो सकता है। और जितना ये करते रहेंगे एनहेंस, आप 3 नंबर वालों को एक चीज और भी कहा जाती है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 3 हो या जिसका पर्सनल ईयर 3 चल रहा हो, तो वो व्यक्ति पैसे के पीछे ना भागे, वो ज्ञान के पीछे भागे। अगर ज्ञान के पीछे भागेगा तो पैसा उसके पास चल के आएगा। अगर वो पैसे के पीछे भागता रहेगा तो पैसा उससे आगे आगे चलता रहेगा। जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3 है या टोटल 3 है, तो ऐसे व्यक्ति को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसको ज्ञान के पीछे भागना चाहिए। पैसा डबल आएगा जितना वो चाह रहा है उससे। ग्रेट, बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया। तो इसी तरह से हम आगे इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए मैं आपसे 4 नंबर के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत मुझे खुद भी मजा आ रहा है और मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को भी बहुत मजा आ रहा होगा कि एक एक नंबर को हम किस तरह से एक्सप्लेन आलोक जी कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ यू सर। थैंक यू हेमंत जी। अब मैं ना आपको 4 नंबर के बारे में बताता हूं। बहुत महत्वपूर्ण नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा या किसी की लाइफ में नहीं होगा, तो वो अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता, अपनी चीजों को मैनेज करके नहीं रख पाएगा। तो चीजों को मैनेज करके रखना, एनहेंस करना, वो सब चीज के लिए 4 नंबर बहुत जरूरी है उनकी लाइफ में। तो 4 नंबर क्या होता है, 2 तरीके से होता है। तो राहु देव का नंबर है, तो राहु देव गलत दिशा की तरफ भी जो गलत काम होते हैं सारे, आप तो ज्ञाता है इस चीज के, तो आपको पता ही है कि राहु देव गलत काम की तरफ अग्रसर करते हैं। अगर वही बंदा गलत काम को छोड़ के और जो ना उसको सही दिशा में दे दे, तो 4 नंबर बहुत बढ़िया नंबर बन सकता है, लाइफ चेंजिंग नंबर बन सकता है कैरियर के। मैं तो यहाँ कहता भी हूँ कि राहु जिसको मारे उसको कौन तारे, और राहु जिसको तारे उसको कौन मारे। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो आपने बिल्कुल सही बताया आलोक जी इस बारे में। तो हम बात करते हैं हम नंबर 5 के बारे में, पर 4 की अगर रेमेडीज अगर आप साथ में दे सके तो। मैं 4 के बारे में बता देता हूँ, 1-2 बात और भी बता देता हूँ। 4 नंबर वाला जो व्यक्ति है जिसका पर्सनल ईयर 4 चल रहा होगा, ऐसा व्यक्ति नशा ना करे। क्यों? क्योंकि ऐसे ईयर में संगति खराब होने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है। खराब यार दोस्त मिलेंगे, खराब जो ना सारा साथ मिलेगा। उससे क्या होगा, इंसान नशे की तरफ जा सकता है, अपना पैसा बर्बादी की तरफ जा सकता है, जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ जा सकता है। तो उससे उसका करियर बढ़ने की बजाय शांत हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वही व्यक्ति, ये 4 नंबर जो है ईयर ऑफ हार्डवर्क भी है। अगर राहु देव कहते हैं कि अगर आप ये सब चीजें छोड़ के और हार्डवर्क करते हो तो मैं आपको डबल से ट्रिपल दूंगा। और राहु देव तो आपने जैसा कहा कि अगर राहु देव ने तार दिया तो वो बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं और बहुत हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो गवर्न होते हैं 4 नंबर के द्वारा।
और 4 नंबर का जो पैसा है वो इंसान को रातों रात अमीर बना देता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक मजदूर था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कोल्ड ड्रिंक खरीदी और कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पे वो इनाम निकलता था, तो उसने 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक किसी से मांग के और ली। वो पता चला कि अगले दिन उसने उठ के देखा तो उसके पास जो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन था उसमें वो पर्ची निकली थी, वो पर्ची का इनाम निकला 5 करोड़। तो ये क्या है? ये राहु देव है। क्या बात है, रातों रात अमीर बना देने वाले। तो अचानक जो धन आता है, अचानक जो धन आता है, धन प्राप्ति होती है, लेकिन इस तरह का धन रुकता कब है? जब इंसान नशा ना करता हो, कुछ बुरी संगत की तरफ ना हो, वरना ये धन आएगा, जितनी जल्दी आएगा उससे भी जल्दी चला जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर 5 नंबर की। जी बिल्कुल। तो 5 नंबर के बारे में अगर हेमंत जी मैं आपको बताऊं कि 5 नंबर ईयर ऑफ चेंज है, किसी ना किसी रूप में आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। तो चेंज किस वे में? जैसे मेरे पास एक मोहतरमा आई थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया है? तो उन्होंने बोला नहीं, कोई खास चेंज नहीं आया। तो मैंने बोला कि कुछ तो याद करिए। तो उन्होंने कहा हाँ सर, मैं जो ना 110 किलो की थी और अब जो ना मेरा वेट 65 हो गया। क्या बात तो है, ईयर ऑफ चेंज हो गया। कह रही है वो बचपन से लेके मैं तो जवानी तक कोशिश करती रही, लेकिन वेट नहीं रिड्यूस हुआ। मतलब जिनका इस साल पर्सनल नंबर 5 है जी, तो उनका रिड्यूस होने का वेट बहुत अच्छे चांस है। वेट सिर्फ वेट ही नहीं है हेमंत जी, वेट वाला एक फैक्टर है, लेकिन क्या हो सकता है कि भी किसी का रिलेशनशिप चल रहा है, कोई मैरिज चल रही है, अच्छी चल रही है, तो हो सकता है उसमें कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाए। वो मैक्सिमम जो रिलेशनशिप टूटते हैं या मैक्सिमम जो मैरिजेस टूटती हैं वो 5 नंबर पर्सनल ईयर में टूटती हैं। और आपके पास जो केसेस आएंगे जिनकी 5 नंबर पर्सनल ईयर या मंथ में शादी हुई होगी, उनके सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस रहेगी, डिस्प्यूट्स रहेंगे, और डाइवोर्स होने के भी मैक्सिमम चांसेस रहते हैं उसमें। तो ये पर्सनल ईयर 5 का है। पर्सनल ईयर 5 को अगर रिलेशनशिप में ब्रेकेज नहीं देना है आप लोगों को, तो उसमें क्या कर सकते हैं? आप रिलेशनशिप को एक साइड छोड़ दीजिए, आप वो चलता रहेगा, कैरियर पे फोकस करिए। करियर कैसा रहेगा उनका? और कैरियर के लिए बहुत ग्रेट साल है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर क्या करता है? बुध देव का नंबर है। बुध देव कहते हैं कि अपना बुद्धि यूज करो और पैसा लो। तो जो ना कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा वो अपना कम्युनिकेशन खराब करके पार्टनर वाणी में भी दम आएगा, मतलब वाणी में भी। बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल आपने सही कहा, वाणी में दम आएगा। तो वाणी में दम आने से वो अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखे। रिलेशनशिप भी जो बिगड़ेगा वो वाणी के कारण ही बिगड़ेगा। अगर वो कम्युनिकेशन ठीक रखता है तो वो बिजनेस में करे, अपनी जॉब में करे, अपने स्किल्स में करे, तो वो उसमें अगर यूटिलाइज करेगा तो उसको फायदा मिलेगा। और वहीं वो कम्युनिकेशन अगर वो कोशिश करेगा कि मैं अपनी वाइफ को सुधार दूं, मैं अपनी जो लव पार्टनर है उसको सुधार दूं, वो नहीं सुधरेंगे उस वक्त में, और चीजें जो ना उलझ जाएंगी। 5 नंबर पर्सनल ईयर में जो रिश्ता टूटेगा, हस्बैंड वाइफ का हो या लवर्स का हो, तो वो कभी जिंदगी में दोबारा नहीं जुड़ पाए। और इसके अलावा जो रिलेशन होंगे कोई दोस्तों से वगैरह से, उनके फर्क पड़ेगा? दोस्तों से भी बिगड़ सकती हैं। अच्छा, रिलेशनशिप कोई भी हो, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है कि भाई जो ना एक बंदा है, उसने क्या किया, अपने फादर से अलग होना था, तो वो काफी टाइम से उनका जिद बहस चल रहा था, लेकिन 5 नंबर ईयर में वो घर छोड़ के चला गया। तो रिलेशनशिप किसी भी वे में हो तो वो टूटना है, तो सेपरेट होना है। तो ईयर ऑफ चेंज है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज लाके रहेगा पर्सनल ईयर 5। और इसी तरह से अगर हम 6 नंबर की बात करें तो उनके लिए 6 नंबर बहुत ग्रेट नंबर है। जिसका भी पर्सनल ईयर 6 है वो कंसीविंग कर सकते हैं। किसी को बेबी नहीं हो रहा हो तो इस टाइम पे वो कंसीविंग के लिए ट्राई करें, उनको काफी साल के बाद भी बेबी हो जाएगा। और ये टाइम है पर्सनली जो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, और ये टाइम है नई नई लग्जरीज पे स्पेंड करने का। तो अगर आपके पास जैसे कोई आता है कि हमने प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो प्रॉपर्टी वो पर्सनल ईयर 6 में जरूर खरीद पाएगा, या पर्सनल ईयर मंथ जो है ना, पर्सनल मंथ जो है ना वो आपका 6 चल रहा हो तो उसमें जरूर खरीद लेगा। तो प्रॉपर्टी खरीद लेगा, व्हीकल खरीद लेगा, कोई और लग्जरियस चीज पे खर्च कर लेगा, फैमिली के साथ ट्रिप पे जाएगा, घूमेगा, फैमिली के साथ स्पेंड करेगा टाइम। हर वक्त उसको ये ऐसा लगेगा कि मैं फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करूं। और इसी तरह से इसके लिए कोई उपाय भी? पर्सनल ईयर 6 में आप जो ना जितना फैमिली को टाइम देंगे, जितना आप फोकस करेंगे, और लग्जरी पे एक्चुअली क्या होता है, इसमें क्या होता है, इससे पहले जो ना जो 4 नंबर में और 5 नंबर में पैसा अच्छा आ जाता है,
तो पैसा अच्छा आने की वजह से वो इंसान स्पेंड करना शुरू कर देता है। तो बस एक हिदायत दी जाती है 6 नंबर में कि लग्जरी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। ऐसा ना हो कि आप लग्जरी पे स्पेंड कर दें, क्योंकि अभी जो नंबर 7 की बात करेंगे उसमें समझ जाएंगे कि भाई क्यों लग्जरी पे स्पेंड करते करते इतना दिक्कत में आ जाएंगे कि वो ओवर थिंकिंग में बदल जाएगा। तो पर्सनल ईयर 6 में आप मैरिज करिए, मैरिज बहुत सक्सेसफुल रहेगी। जितनी भी सक्सेसफुल मैरिज हैं, चाहे कुंडली में भी 1% को कोई योग खराब हो, अगर पर्सनल ईयर 6 में करा दीजिए उनकी मैरिज बहुत सक्सेसफुल रहेगी। और इसी तरह से हम 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर का पहले तो कंटिन्यूएशन में मैं बता देता हूं जो 6 नंबर के लिए मैंने आपको बोला। तो अगर इंसान लग्जरी पे स्पेंड करता चला जाता है और वो ये नहीं देखता कि हम पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड आता है, मतलब कि अंधाधुंध पैसा, यस राइट, कि प्रॉपर्टी बहुत ले ली, आपका व्हीकल बहुत ले लिए, तो उसमें फिर क्या है, लग्जरी पे स्पेंड करते करते वो बैंक बैलेंस खाली होने लग जाता है। तो 7 नंबर सबसे पहला नंबर है ओवर थिंकिंग का, मेंटल टेंशन का। तो वो मेंटल टेंशन और ओवर थिंकिंग कहां से आती है, कहां से? वो जो 6 नंबर से आप स्पेंड करते आए हैं वो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, तो वो ओवर थिंकिंग हो जाएगी। बिना मतलब में भी इंसान सोचता रहेगा। मतलब आपने नंबर से नंबर सब कुछ कनेक्ट करते जा रहे हैं। कनेक्टिविटी, राइट जी। तो 7 नंबर वालों को बेसिकली करना क्या चाहिए? 7 नंबर केतुदेव का नंबर है, तो ऐसे व्यक्ति को अकेले नहीं रहना चाहिए। उस 7 नंबर पर्सनल ईयर में अकेले टाइम स्पेंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा कहते हो कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए या कुछ है, तो वो नहीं करना चाहिए। 7 नंबर पर्सनल ईयर में सुसाइडल थॉट्स बहुत मैक्सिमम लोगों को आ जाती है। तो जो ना वो किस लिए आते हैं, वो नेगेटिविटी भरती जाती है कि उधर से पैसे की दिक्कत मान लीजिए होने लग गई, क्योंकि पर्सनल ईयर 6 में आपने उसको स्पेंड किया अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना आपका पर्सनल ईयर 7 में कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन बैठे बैठे आप सोचे जा रहे हैं ये चाय का कप रखा है तो इसमें से चाय क्या है, क्यों है, गिर तो नहीं जाएगी किसी के ऊपर, बिना मतलब के थॉट्स जो है ना वो चलते रहेंगे माइंड में। मतलब खाली दिमाग शैतान का वो कहावत। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि खाली दिमाग शैतान का घर है। तो वो जो जब भी वो सोचेगा तो उल्टा और नेगेटिव ही सोचेगा ऐसा व्यक्ति। तो पर्सनल ईयर 7 में जो है ना ऐसे व्यक्ति को फोकस करना चाहिए, अपना काम धंधा करे, अपना और काम करे, फैमिली के साथ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करे। बाकी जो है ना पर्सनल ईयर 7 में बिल्कुल शांत रहना चाहिए, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत ही सिंपल रेमेडीज भी, मतलब कि आप जैसे कि मैं लाल किताब में बोलता हूँ कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। जी बिल्कुल उसी तरह आलोक जी आप नंबरोलॉजी से वही चीज कर रहे हैं। आपने रेमेडीज से ज्यादा अभी तक जो है बताया है कि आप किस तरह से अपने आप को सेव करके चलें। जी तो ये करके चलेंगे, मतलब आप ग्रहों को अपने अनुकूल करके चलेंगे तो ऑटोमेटिक आप नंबरों को अपने अनुकूल करके चलेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो यहीं पे आलोक जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि केतु, जैसे आप केतु का नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, 7 नंबर के बारे में, तो 7 नंबर पे 7 नंबर केतु का है तो अध्यात्म भी है, तो अगर अध्यात्म का इसमें रोल ऐड कर दिया जाए बिल्कुल तो कैसा रहने वाला है? हेमंत जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर यानी कि केतुदेव का नंबर। केतुदेव कहते हैं ऐसा व्यक्ति अकेला ना रहे, और ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को ना मानता हो तो अध्यात्म को मानने लग जाए, या अध्यात्म से जुड़ा रहे किसी भी रूप में, तो ऐसा व्यक्ति कामयाबी जरूर हासिल करता है। 7 नंबर में खास तौर पे उसको किसी भी चीज में, अपने चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर सक्सेस पानी है तो अध्यात्म से जुड़ जाए, अध्यात्म से जुड़ जाए, अध्यात्म से जुड़ जाए। ग्रेट 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 आलोक जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और इसी तरह से 8 नंबर के बारे में अगर हमसे जानने चाहें तो? जी 8 नंबर शनिदेव का नंबर है। शनिदेव गॉड ऑफ जस्टिस है। तो शनिदेव कहते हैं कि आप कर्म करिए, आप मेहनत करिए, उस साल पूरा फिजिकल एक्टिविटी करिए। अगर आपके पास मान लीजिए बैठ के करने का काम है, आप ऑफिस नहीं जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, या किसी भी रूप में आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो कहते हैं कि आप जनरल फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, आप जिम जाइए, आप किसी भी रूप में अपने शरीर को थकाइए, उसके बाद भोजन ग्रहण करिए। तो वो कहते हैं पूरी मेहनत करने के बाद, जैसे पुराने किसान लोग होते थे वो पूरा मेहनत करते थे, खेत जोतते थे, उसके बाद खाना खाते थे, तो उनके शनिदेव हमेशा अच्छे रहते हैं। तो ऐसे ही जो ना आजकल के युग में जो सबका बैठने का काम हो गया है, कंप्यूटराइज्ड काम है, तो उसके लिए शनिदेव कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी कर लो,
आप अपने घर का काम उस टाइम के लिए पर्सनल ईयर जो 8 है उसमें जो फीमेल्स हैं अगर किसी का चल रहा हो उनके लिए बेस्ट है कि आप अपनी जो मेड्स हैं उनको फ्री कर दीजिए या उनसे और कोई काम करा लीजिए, खाना बनवाने का काम करा लीजिए, लेकिन जो डस्टिंग का है, झाड़ू का है, पोछे का है, वो फिजिकल एक्टिविटी का काम है, आप वो करवा लीजिए। हाँ, ये ना हो कि उनके पेट पे लात मारनी है, तो हम जो ना उसमें बस ये है कि भाई हम जिम ज्वाइन कर सकते हैं, हम और कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली शनिदेव कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते जाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल देंगे। जैसे किसी एक स्टूडेंट ने मेरे से आके पूछा कि मेरे इस साल मार्क्स कितने आएंगे, मैंने जितना आप पढ़ोगे उतने मार्क्स आएंगे। क्यों? शनिदेव कहते हैं तूने जितनी मेहनत करी है मैं तेरे को उतना ही फल दूंगा। बेसिकली क्या है हेमंत जी, इसके लिए मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा बीच में। एक कहावत है एस्ट्रोलॉजी में कि शनिदेव क्या है, जज हैं, और राहुदेव क्या है, पुलिस वाले। तो आप रिश्वत एक बार को पुलिस वाले को दे सकते हैं, जज को रिश्वत नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, ये बिल्कुल सच्चाई है। जज जो है ना, उसने जो आपका कर्म है उसी हिसाब से आपका फल लिख दिया है, उसको कोई विधाता में कोई चेंज नहीं कर सकता। तो उसको चेंज कौन कर सकता है? स्वयं शनिदेव। तो शनिदेव कहते हैं कर्म किए जा और मैं उसका फल दूंगा, 100% दूंगा। ये सच्चाई है जी। तो सर इसमें शनिदेव कहते हैं कि पंक्चुअलिटी के भी हैं। पंक्चुअलिटी, जो बंदा पंक्चुअल ना हो, किसी भी टाइम सो रहा है, किसी भी टाइम उठ रहा है, उसके शनिदेव ठीक नहीं हो सकते। शनिदेव कहते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन, सबके साथ अच्छा बिहेवियर, और अपनी एक जो ना पंक्चुअलिटी बांधो कि खाना जैसे 9 बजे के बाद नहीं खाना है, वो 8 से 9 के बीच में खाना खा लेना है। आपने सुबह उठना है, जल्दी उठ लेना है, पूजा पाठ करना है, नहाना है। जैसे हमारे बुजुर्ग 7 बजे के बाद खाना ही नहीं खाते थे। जी, वो पंक्चुअलिटी होगी शनिदेव की, कि उन्होंने एक नियम बना रखा है। हमारे जो बुजुर्ग थे उनने सबने एक नियम सेट कर रखा था कि जी मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये सारे काम निपटाने हैं, उसके बाद मुझे सो जाना है, फिर क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठना है। तो शनिदेव उनके ऐसे व्यक्तियों के खराब नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्तियों को कोई उपाय भी करने की जरूरत नहीं होती। उपाय आप पुलिस वाले के लिए कर सकते हैं, जज के लिए नहीं कर सकते। यस, जज को कोई रिश्वत नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए जो शनिदेव हैं वो आपके कर्म देखते हैं। आप किसी से अंदर से ईर्ष्या कर रहे हैं, आपका ईयर चल रहा है पर्सनल 8, उसमें आप शनिदेव के सरसों का तेल चढ़ाते रहें, कुछ नहीं होगा। आप ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए, वो तेल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। तो बेसिकली 8 नंबर जो है वो ईयर ऑफ हार्डवर्क है, वो कहते हैं मेहनत का नंबर है, और बेसिकली इसमें कैरियर भी एनहेंस होता है। अच्छा, कैरियर भी इसमें एनहेंस हो? जी, कैरियर भी एनहांस होता है। क्यों? क्योंकि हेमंत जी क्या है कि आप मेहनत करेंगे तो मेहनत करने से आपका कैरियर, आपकी पर्सनल लाइफ, सब चीजें एनहांस होंगी। और इसी तरह से अगर हम बात करें नंबर 9 की, नंबर 9 की न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट नंबर माना गया है नंबर 9। नंबर 9 क्या है? एक नंबर से और 9 नंबर तक पूरी जो साइकिल कंप्लीट होती है वो नंबर 9 में होती है। कि आपका एक नंबर से शुरू हुआ, आपका 9 नंबर तक चलेगा, वो एक साइकिल आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। इसीलिए हमने जो नंबर 1 का डिस्कशन किया था, तो हमने नंबर 1 का डिस्कशन इसीलिए किया था कि नंबर 1 में क्यों सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप एक साइकिल पार करके आ चुके हैं, उसमें आपने जरूर अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो वो सीखने के बाद वो पर्सनल ईयर जो 1 आएगा उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो पिछली गलतियों को ढक दे, ना करें वो गलतियां दोबारा, रिपीटिशन ना हो। तो वो पर्सनल ईयर 1 इसलिए फायदा देगा। तो ये सब चीज सिखाता कौन है? 9 नंबर। 9 नंबर ईयर ऑफ एग्रेशन है। उसमें एक लाइन भी अपन बोल सकते हैं जी कि अस्त सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता ना। तो आप समझो कि 9 निधियों के जी अस्त सिद्धि और 9 निधियों के मालिक जिसके स्वामी हनुमान जी बनते हैं। जी जी जी, तो ठीक है आप जो कुछ करके आए हैं वो सब पाप उतार कर आगे चलने वाला, आगे चलने का। बेसिकली 9 नंबर जो है पर्सनल ईयर, वो ईयर ऑफ एनालिसिस है। आप अपने स्वयं का ही आंकलन करिए। तो स्वयं के आंकलन के लिए ही 9 नंबर दिया गया है कि आपने जो 1 से लेके 9 नंबर तक जो भी गलतियां करी हैं, जो भी अच्छी चीजें करी हैं, वो आप सुधार लीजिए। ठीक है, बेसिकली अपना सेल्फ एनालिसिस करिए।
क्या बात। और इस नंबर में 9 नंबर पर्सनल ईयर में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी देख रहा है, यानी कि एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिलनी है, कोई वैसे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उससे रिलेटेड उनको फायदा जरूर मिलेगा। क्या बात। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो आप लोगों ने जाना कि कैसे आलोक जी ने आपको 1 से 9 पर्सनल ईयर नंबर पे बताया। सबसे पहले तो आपको खुद ये जान लेना चाहिए कि कैसे आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना है और आपका पर्सनल ईयर क्या नहीं बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपको 9 के 9 नंबर बताए। बहुत मजा आया आलोक जी यहाँ तक। तो हमारे दर्शक ना हमारे शो को इसलिए भी देखते हैं जी कि उनको बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज मिल जाती हैं। जी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या चल रहा है आज के टाइम? लव लाइफ का। तो लव लाइफ के लिए आप क्या ऐसी रेमेडी दे सकते हैं जो दर्शकों को काम भी करे, रिजल्ट भी आए, पर रेमेडी ऐसी दीजिएगा कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। जी बिल्कुल हेमंत जी, मैं रेमेडी पे आते हैं और लव लाइफ पे आते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं हेमंत जी। तो आप जो ना आपके माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी चीज कि जो ग्रह हैं वो बहुत पावरफुल है अपने आप में, उनसे जीता नहीं जा सकता, उनसे आप अकड़ के कोई काम नहीं करा सकते। कोई आपके घर के माता पिता या भाई बहन या बच्चे नहीं है वो तो जो आप रूठ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा जी। तो बेसिकली क्या है, जब 9 ग्रहों की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी ने 9 ग्रहों की जब स्थापना करी तो उनसे कहा कि आप तो बहुत पावरफुल हैं, जिसका बिगाड़ना चाहेंगे उसका बिगाड़ देंगे और जिसको उठाना चाहेंगे उसको उठा देंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि मानव की जो ना ग्रोथ हो, मानव के लिए ग्रोथ के लिए ही बनाया गया है 9 ग्रहों को। तो 9 ग्रह कहते हैं कि आप जो है ना क्या करिए कि पूजा पाठ करिए 9 ग्रहों का जी। और 9 ग्रहों से जब स्थापना करी उस वक्त उनसे वरदान लिया गया कि आप हमें वचन दीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति आपका पूजा पाठ करेगा, आपका नाम लेगा, आपका मंत्र जाप करेगा, जिस भी वे में जो भी पूजा पाठ करेगा तो आप बाध्य हो जाएंगे उसको अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो रेमेडीज जो है वो चाहे हेमंत जी देते हैं और कोई विद्वान देते हैं, तो रेमेडीज का मतलब क्या है, तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो 9 ग्रहों से वरदान लिया गया है तो बेसिकली उनको फलीभूत करने का टाइम पीरियड वो आता है हमारे रेमेडीज से, हमारे उपायों से। तो रेमेडीज का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, तो इसीलिए रेमेडी करनी चाहिए। बाकी आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि लव रिलेशनशिप, आज के टाइम पे मैक्सिमम जो ना लव रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो केपी एस्ट्रोलॉजी एक पद्धति मैं आपको रेमेडी से पहले काटना चाहूंगा यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनके घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जी, क्या ये करना सही है? ये और अगर ऐसा है तो इसकी रेमेडी सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कैसे इसको परिवारों को ठीक किया जाए। पहली बात तो ये कि हेमंत जी आज के टाइम पे कम्युनिकेशन गैप बहुत आ गया है लोगों में, तो कम्युनिकेशन करने का टाइम ही नहीं है, तो जिसकी वजह से उनके बुध देव खराब हो रहे हैं। बुध देव कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं, बुध देव खराब होने से ही मैक्सिमम घरों में लड़ाइयां होती हैं और मैक्सिमम जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक होती हैं। इसीलिए हमने कहा जो 5 नंबर है उसमें ही रिलेशनशिप ब्रेक होती हैं। क्यों? उनमें प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं होता आपस में। वो हस्बैंड कुछ समझ रहा है, वाइफ कुछ समझ रही है, चैटिंग कर रहे हैं अपने नॉर्मल अपनी माता से और पता चल रहा है कि वह हस्बैंड समझ रहा है कि अपने किसी बॉयफ्रेंड से कर रही है, उसी के नाते जो ना वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। तो हमें बेसिकली बैठ के एक दूसरे से बात करनी है कि हमें तुमसे ये प्रॉब्लम है, तुम्हें हमसे ये प्रॉब्लम है, तो इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो सबसे पहला तो है उपाय कम्युनिकेशन, तो जो कि बुद्धदेव को ठीक करेगा। और बुद्धदेव ठीक हो गए तो जो ना जैसे हेमंत जी आप अपने लाल किताब से बहुत सरल रेमेडीज देते हैं, उसी के माध्यम से हम भी आपको वो आपके दर्शकों को वैसी ही रेमेडी का डेफिनेटली चाहिए भी वैसे ही जी। तो क्या है, कम्युनिकेशन करके उसको बुद्धदेव को आप ठीक कर लीजिए। दूसरा, लव अफेयर के जो कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव जी। तो
तो ऐसा जातक शुक्रदेव को नाराज ना करे। क्यों? शुक्र अपने माइंड में बिठा ले कि शुक्रदेव अगर खराब होंगे तो लग्जरी खराब होगी, लग्जरी खराब होगी तो उसकी सारी लाइफ जो है तहस नहस हो जाएगी। तो ऐसा जातक शुक्रदेव को अच्छा करने के लिए गरीब कन्याओं को खीर खिलाना शुरू कर दे शुक्रवार के दिन। ओके। इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जो पर्सनल लाइफ है एक दूसरे की, उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। उनका प्यार बढ़ने लग जाता है अचानक। जो है ना, कोई भी विवाद चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आप जो ना शुक्रवार के दिन गरीब कन्या को खीर देके और पॉसिबल हो तो उनके पांव छू के आशीर्वाद लेके और आप अपना नया जीवन शुरू करिए। वो शुक्रदेव धीरे धीरे आपके लाइफ में रोमांस दे देंगे, बल्कि लड़ाई की वजह। तो इसमें कुछ नहीं, कोई ग्रह कहीं भी बैठे हो, कोई भी कुंडली किसी की भी, ये जनरल उपाय है जी, ये जनरल उपाय है। ये क्या है, बेसिकली लव लाइफ को ठीक करने का उपाय है। चाहे जो आप लव लाइफ ठीक करना चाहते हैं, चाहे आपकी पार्टनर हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे किसी के साथ भी आपको करना है, तो शुक्रदेव तो कन्या के रूप में आप उनको पूजिए और उनको खीर खिलाइए। अगर खीर नहीं खिला सकते हैं तो कोई भी सफेद कलर का मीठा दे दीजिए। तो इससे जनरली जो है ना शुक्रदेव एनहांस हो जाएंगे। तो ये आप रेमेडी कर सकते हैं। एक चीज और, आजकल की जनरेशन को नेता और अभिनेता बनने का बड़ा शौक है जी, तो उसके लिए कोई जनरल उपाय हमारे पास, कोई योग बता सकते हैं कैसे बिल्कुल नेता? बता सकता हूं। अब हेमंत जी, हम आपको बताएंगे जो योग आप पूछ रहे थे कि नेता और अभिनेता बनने का योग क्या है। तो योग होता है कि सबसे पहले चंद्र ग्रह वो देखा जाता है कुंडली में कितना प्रबल है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है, वो आपको फॉलो क्यों करेगा? अगर आपका चंद्रमा अच्छा होगा तो, चाहे वो कॉमेडियन है, चाहे जो है ना वो नेता है, चाहे अभिनेता है, तो उनको फॉलोअर्स चाहिए। चाहे इंस्टाग्राम पे भी मान लीजिए कोई किसी ने चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उसका चंद्रमा बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर चंद्रमा मजबूत है तो ऑटोमेटिक उसका जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं है, किसी कारणवश चंद्रदेव पीड़ित हैं, ग्रहण योग बनता है, या चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में जाके बैठ गए हैं, या किसी भी ग्रह से पीड़ित हो गई हैं, तो उसका उपाय क्या हो सकता है कि वो बंदा अपने चंद्रमा को अच्छा करना शुरू कर दे। एक बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः जी, ये मंत्र सुबह के टाइम 108 बार नहाने के बाद अपना बैठ के और वो मंत्र जाप कर ले। वो मंत्र जाप करने से धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगेगा। मन शांत होने के बाद वो क्या होगा, फोकस करने लगेगा अपने काम पे, और एक ग्रुप ऑफ पर्संस यानी कि फॉलोअर्स उसको फॉलो करने लगेंगे। तो नेता और अभिनेता या कोई भी बड़ी अपनी इंडस्ट्री में बनना चाहे, यानी कि जैसे आपको भी चाहिए, आपके फॉलोअर्स हैं इतने सारे, तो आपके फॉलोअर्स क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं आपके चंद्रदेव बहुत मजबूत होंगे। 108 बार आप चंद्रदेव का मंत्र जाप करें। बहुत आसान रेमेडी है। सुबह उठ के नहा धो के और आप मंत्र जाप करने लग जाएं। चाहे किसी माला से कर सकते हैं, चाहे आजकल काउंटर आते हैं काउंटिंग करने वाले, उससे कर सकते हैं, या उंगलियों पे कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहे। नहीं, ऐसा है कुछ नहीं, इसका रिजल्ट तो आप रात को करें तो सुबह उठ के भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव आपके इमोशंस के कारक हैं। जहां आपने अपने इमोशंस चंद्रदेव से जोड़ लिए, धरती के जो सबसे पास ग्रह हैं वो चंद्रदेव हैं। सारे जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो चंद्रदेव के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। क्यों? कोई पूर्णिमा का चांद देखता है, कोई चांद देखता है, कोई और सारे जो जितने भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके जो फेस्टिवल हैं वो चंद्रदेव की द्वारा ही जो देखे जाते हैं कि आज जो है ना चांद कैसा है, तो वो फेस्टिवल होगा या नहीं होगा। तो डेट भी उसी अकॉर्डिंग निकाली जाती है चंद्रमा की कलाएं को देखते हुए। तो ये उपाय, आप कोई भी उपाय होता है तो वो 43 दिन ले जाता है उसको बंदे के। जैसे आपने मेडिसिन ली, मेडिसिन आप थोड़े दिन लेंगे, एंटीबायोटिक है, वो 5 दिन तक नहीं लेंगे, 5 दिन के बाद असर होना शुरू होगा। तो ऐसे ही कोई भी उपाय आप करते हैं तो 43 दिन आप करिए। 43 दिन के बाद से वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये नहीं है कि रिजल्ट वो पहले भी दे सकता है, लेकिन 43 दिन तक करिए और उसके बाद भी करते रहिए, अच्छे रिजल्ट के ऊपर भी निर्भर करती है वो चीज का, आपकी कनेक्टिविटी। तो आपका मन भी शांत होगा, आप उससे कनेक्ट करेंगे तो चंद्रदेव आपके मजबूत होंगे। आपका मन करेगा ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट डालने के लिए, आपका मन करेगा, आप भाषण दे रहे हैं तो भाषण बहुत अच्छा दें। आप, हेमंत जी ने पूछा कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो एक्टर अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो वो अपनी एक्टिंग स्किल्स पे वर्क करने लगेगा बंदा। तो बेसिकली ये है कि चंद्रदेव को मजबूत करें, अपनी माता से रिलेशनशिप अच्छे रखें, अपनी माता के पांव छुएं,
और अपनी माता का अनादर कभी ना करें किसी वो के करते रहेंगे तो क्या है, चंद्र वैसे ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा रहेगा। लाल किताब तो वैसे ही रिश्तेदारी पे काम करती जी, लाल किताब जैसे हेमंत जी आपका जो पूरा फोकस रहता है कि रिश्ते भी सुधर जाएं और उपाय भी हो गए और बंदा भी ठीक हो गया। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो ना पाराशर सिस्टम जो है वो भी कहता है कि भाई जैसे आपने गरीब बच्चे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके बुध ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, सारी जो साइंस है वो एक दूसरे की सिस्टर कंसर्न नहीं है। जैसे एक कंपनी ने खोला तो वो रूल्स दूसरी कंपनी में भी फॉलो होंगे, तो सिस्टर कंसर्न कंपनी है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आपके और हमारा सबका सिद्धांत एक ही है कि रिश्तेदारी जो है वो ग्रह से है। पिता से रिलेशनशिप खराब है तो सूर्य कभी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे कुंडली में उच्च के बैठे हो और कहीं भी बढ़िया जगह कहीं पे भी बढ़िया जाएगा बेटा। ऐसे बिल्कुल सही बात। सरकारी नौकरी लग सकती है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, क्यों? पिता के साथ व्यवहार खराब है, रिलेशन खराब है। जी। तो ये लोग बागों को समझना होगा कि यही रेमेडी है। वो सोचते हैं कि जब तक मंत्र जाप नहीं दिए, माला नहीं दी, पूजा नहीं करवाई, आपने रतन नहीं पहनवाया तो तब तक जो है ना कोई उपाय नहीं हुआ। बेसिकली उपाय यही है, तो वो इग्नोर करते हैं इस चीज को, इसीलिए वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। अब आपसे बात करते हैं जी जैसे कि हम आपके बारे में जानते हैं, जी। कुछ ऑफलाइन भी हम बात कर रहे थे जी तो आप भगवान जगन्नाथ जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। जी बिल्कुल। तो हम जगन्नाथ पुरी जी की कुछ स्टोरी आपसे जानना चाहेंगे, उनका इतिहास आपसे जानना चाहेंगे। जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बता दूं कि जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा होती है उसमें एक बार जरूर जाएं अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो रथ को हाथ लगा देता है वो भव सागर से पार हो जाता है। यानी कि इस सृष्टि में आपने देखा होगा हमारे पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे वो साधना तपस्या करते रहते थे, लेकिन जो है ना उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। तो कलयुग में एक साधन बनाया गया बहुत आसान कि जगन्नाथपुरी जाइए, वहां रथ यात्रा में शामिल होजिए और आप रथ को जरा सा हाथ भी लगा देंगे तो आप भव सागर से पार हो जाएंगे। अपने जो जीवन में कर्म करने आए हैं वो कर्म करने के बाद उसके जीवन से जन्म, क्या उतनी भीड़ में जी रथ को हाथ लगाना पॉसिबल हो पाता है? एक बार नहीं होगा, दूसरी बार ट्राई करेंगे। मेरे से भी नहीं हुआ, हमने भी दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। क्या बात है जी। तो इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएं। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसकी बहुत महत्वता है। आपने सुना होगा हर जगह जो है ना भगवान राधे कृष्णा जी की पूजा होती है, लेकिन वो इकलौता एक मंदिर ऐसा है जहां भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण अपने भाई और बहन के साथ पूजे जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ रहस्य भी है जो आज तक कोई समझ नहीं पाया है, कोई उनको डिस्क्राइब भी नहीं कर पाया है और कई साइंटिस्ट ने खोजबीन करने की कोशिश करी है लेकिन वो भी उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। जैसे कि हांडियों में 13 हांडी रखी जाती हैं, उसमें खाना बनाया जाता है। तो जो बेसिकली क्या होता है, नीचे आग लगाई है तो सबसे नीचे वाली हांडी का खाना सबसे पहले पकना चाहिए। तो पकता क्या है, सबसे ऊपर वाली का सबसे पहले पकता है, फिर धीरे 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 नीचे पकता चला जाता है। और जगन्नाथपुरी में एक महत्वता और भी है इसी भोजन से रिलेटेड कि आप कितने भी श्रद्धालु वहां पे चले जाए, जो एक बार वो भोजन बन गया वो मिलेगा प्रसाद सबको, चाहे 100 की जगह 1000 बंदे पहुंच जाए, वो खत्म नहीं होगा, वो प्रसाद खत्म नहीं होगा। अच्छा जी। जी, तो ये वहां की महत्वता है और ये मैंने महसूस भी किया है, देखा भी है। भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले व्यक्ति बहुत जो ना आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे जिन्होंने ये अपनी आंखों से साक्षात्कार देखा भी है, जिन्होंने विटनेस किया है इस चीज को। तो मैं भी उनमें से एक हूं, मैंने खुद भी विटनेस किया है जगन्नाथपुरी में ये चीज कि प्रसाद कभी भी किसी के लिए कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी लोग आ जाएं। मैंने खुद देखा, एक दिन हम गए हुए थे, वहां पे बहुत कम संख्या में लोग थे, अचानक एक टूरिस्ट की बस, 4-5 बसेस जो टूरिस्ट थे उनकी बसेस आ गई, वो बसेस आके रुकी और जो मेरे सामने प्रसाद वितरण किया जा रहा था, जो बांटा जा रहा था, वो बहुत कम संख्या में बचा था। लेकिन मैंने देखा कि जो 4-5 बसेस आई थी वो सारे के सारे भी वो प्रसाद ले लिया, तब भी वो प्रसाद उतना ही बचा हुआ था जितना मैंने लिया, लक्ष्मी उतना बचा हुआ था। क्या बात है जी, ग्रेट। कितनी अच्छी
बात बताई आपने जगन्नाथपुरी जी के बारे में। जी, जगन्नाथपुरी जी के बारे में एक रहस्य और भी है। कहते हैं जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा निकलने के लिए जो रथ बनाने के लिए लकड़ियां आती हैं, वो स्वयं जो है ना वो बह के आती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार और मान्यताओं के अनुसार वो कहते हैं कि जो विभीषण थे, रावण के भाई जी, वो लकड़ियों को जल से भेजते हैं, जल में प्रवाह करते हैं और वो जगन्नाथपुरी तक पहुंचती हैं। फिर उन लकड़ियों से वो रथ बनाया जाता है। रथ बनाया जाता जी, तो कभी भी आप देखिएगा ये मान्यता है और इसीलिए कहते हैं कि वो विशेष लकड़ियां होती हैं जो विभीषण जी द्वारा भेजी जाती हैं। आज भी वो आती है। आज भी वो आती हैं, तो वो जगन्नाथपुरी में आती हैं, फिर उनका रथ बनाया जाता है, फिर उसकी रथ यात्रा निकलती है। अच्छा आलोक जी, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। जी, भूत प्रेतों के बारे में आपको क्या मानना है? नेगेटिविटी के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? क्या ये है, क्या ये सिर्फ एक वहम है? जी देखिए, ऐसा है, जो अच्छी चीज है तो बुरी चीज भी है। इस दुनिया में हर तरह की चीज है। तो कई लोगों ने जो महसूस किया है, हालांकि हमने भी एक जगह महसूस किया है, भानगढ़ एक जगह है इंडिया में और एशिया की वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है। राजस्थान में ही। राजस्थान में भानगढ़। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा दर्शकों को कि आप भी विजिट जरूर करिए क्यों? क्योंकि बहुत खतरनाक जगह है। उसमें भानगढ़ की एक छोटी सी स्टोरी है कि जो रानी थी वो बहुत सुंदर थी। तो वहां पे रहने वाला एक सेवड़ा था, तांत्रिक, जिसका दिल रानी पे आ गया। उसने रानी को प्रपोज किया, रानी ने मना कर दिया। रानी ने उसको धमकाया, उसको आपने जो महल था उसके बाहर फेंकवा दिया। तो वो तांत्रिक था, उसने तंत्र विद्याएं करी, बहुत कोशिशें करी। फिर उसने जो रानी की जो सेविका थी उसको पकड़ लिया एक दिन। उससे बोला तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे, जो तू कर देगी तो मैं तेरे को मन चाहा जो चीज होगी, जो तू चाहेगी वो मैं तेरे को दूंगा। तो उसने लालच में आ गई, तो उसने बोला ठीक है, क्या करना होगा। तो उसने एक सरसों का तेल, उसमें कुछ मंत्र करके या जो भी करेगा, उसने तांत्रिक ने अपनी विद्या से उसमें करा और बोला कि ये रानी के सिर पे डाल दियो। जैसे ही ये आप रानी के सिर पे डालोगी तो रानी उठ के स्वयं मेरे पास आ जाएगी, मेरी गोद में आ जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, कल सुबह जब वो तैयार होंगी तो मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन क्या हुआ, वो सेविका के हाव भाव कुछ बदले हुए थे, तो रानी को शक हो गया। तो रानी को जैसे ही शक हुआ तो रानी ने देखा कि ये तेल की कटोरी लाई है, तो हालांकि रोजाना तो मैं लगाती नहीं हूं, तो आज ये क्यों लाई है स्पेशल। तो रानी ने उसको उठा के एक बहुत बड़ा पत्थर था उस पे फेंक दिया। तो वो बोला जिस भी चीज पे फेंकेगा वो चीज उड़ के आएगी और मेरे पास बैठ जाएगी, मेरे गोदी में। तो वो पत्थर गया, उड़ा और उसके लगा, और उस इतना भारी विशाल पत्थर था कि उससे उसकी मृत्यु के कगार पे पहुंच गया वो। तो तांत्रिक ने कहा कि रानी तूने मेरा वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो जो ये तेरा महल है या तेरी ये जो शाही ठाट बाट है, इनको मैं हमेशा के लिए नष्ट करता हूं। फिर उस तांत्रिक ने अपनी विद्या से उस पूरे किले को और वहां रहने वाले लोगों को श्राप दिया। तो आप जाएंगे भानगढ़ में तो सारा का सारा जो किला है एक सिमेट्री में कटा हुआ है। तो आप कहीं भी देखेंगे कोई किला टूटा हुआ है या पुराना है या गिर गया है या ढह गया है, तो कहीं से ज्यादा टूट गया है, कहीं से कम टूट गया है, तो वहां आप जाएंगे तो वो बिल्कुल सिमेट्री में टूटा हुआ है। अच्छा जी। जी, और आज भी श्राप है कि जो व्यक्ति उसमें रुकता है संध्या काल के बाद, गवर्नमेंट ने भी इवन बोर्ड लगाया हुआ है कि संध्या काल के बाद यहां रुकना वर्जित है। तो कहते हैं कि जो भी संध्या काल के बाद वो उस किले में रुकता है उसके साथ दुर्घटना होती है और वो आज तक वापस नहीं आया है। कहते हैं कि एक 300 लोगों की बारात थी, वो उस मंदिर के आगे से जारी थी, भानगढ़ के किले के आगे से, रात का समय था। वो 300 लोगों की बारात गायब हो गई और आज तक उनका नामो निशान नहीं मिला। और ये सत्य है, और जना कई जगह इसका प्रमाण भी दिया गया है, वहां के नागरिकों ने भी दिया है। तो बहुत सी मान्यताएं हैं ऐसी जो भूत प्रेत से रिलेटेड, आपने क्वेश्चन पूछा कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। बेसिकली भूत प्रेत तो नहीं कहेंगे हम इनको, कुछ ना कुछ ताकत तो है। जब ऊपर वाले की ताकत है तो कोई ना कोई पाताल लोक की भी ताकत होगी। नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है।
तो सिर्फ दिक्कत है महसूस आपने क्या किया है। मैं भगवान का भक्त हूं तो मैं पॉजिटिव चीजें महसूस करता हूं। मेरे को एक दिन लगा कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, ड्राइव करते करते गाड़ी अपने आप चल रही है, तो गाड़ी अपने आप चल रही है इसका मतलब क्या, मैं उस वक्त मंत्र जाप कर रहा था। मंत्र जाप। हाँ, मेरा मंत्र जाप रह गया था, तो मैं अपना मंत्र जाप गाड़ी में चलते चलते कर रहा था। कहीं इमरजेंसी थी, किसी के पास पहुंचना था, तो वहां पहुंचने के चक्कर में मैं जल्दबाजी में वो मंत्र जाप कर रहा था, तो वो गाड़ी मेरे को लगा कि अपने आप चल रही है। कोई शक्ति है जो कह रही है तू मंत्र जाप कर, और मैं गाड़ी चला रहा हूं। और हालांकि आप मानेंगे नहीं, इतनी बिजी रोड थी, उसमें से भी, हालांकि मैं गाड़ी चलाते हुए बहुत सावधान रहता हूं, बहुत आराम से चलाता हूं। धूम मैंने फिल्म देखी है, लेकिन मैं फॉलो नहीं करता धूम फिल्म को लेकिन फिर भी वो गाड़ी अपने आप बहुत स्मूथली ट्रैफिक में से निकलती हुई चलेगी। एक प्रमाण और देता हूं मैं आपको ऊपर वाले की शक्ति का। आप घर से निकलें, घर से निकलते हुए आप मंत्र जाप करते हुए चले, आपको देखेंगे मैक्सिमम ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, और आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ वो पूर्ण हो जाएगा। कौन सा मंत्र है सर वो? कोई भी मंत्र जिस भगवान को आप मानते हैं। मैं कृष्ण जी को मानता हूं, मैं कृष्ण जी को करेंगे। हमारे हेमंत भाई खाटू श्याम जी को मानते हैं, तो खाटू श्याम जी का मंत्र करेंगे या खाटू श्याम जी को याद करेंगे, तो वो उनका सिद्ध हो जाएगा। जो भी जिसमें कोई देवी माँ को मानता है वो देवी माँ के लिए करिए। जो भी जिस भी श्रद्धा भाव से वो मंत्र जाप करेगा या किसी भी रूप में याद एक करेगा, तरह से ये जनरल उपाय भी हो गया कि अपने ईष्ट को खुश रखो, सब कुछ अपने आप चलता जाएगा। जी। तो कुछ जनरल रेमेडीज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कहीं रिवील नहीं हुई है, मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। अगर किसी को अपनी मनोकामना पूर्ति करनी है तो कुंडली से कैसे करेंगे? मनोकामना पूर्ति करने के लिए आपकी कुंडली के जो 11वां भाव होता है उसके जो स्वामी हैं उसका मंत्र जाप करिए, आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। साथ में यानी कि किसी को मैरिज के लिए मनोकामना करनी है, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें। 11वें भाव के स्वामी मतलब कि जो उसमें राशि है उसके स्वामी। जी, जैसे 4 नंबर लिखा है किसी का, तो उसके स्वामी हो गए चंद्रदेव, शिव। हाँ, नहीं, चंद्रदेव का ही मंत्र जाप करेगा वो, ठीक है। उनके आराध्य देव का नहीं, सिर्फ चंद्रदेव का ही मंत्र जाप करेगा। साथ में अगर वो मैरिज के मंत्र भी बता दें जी, जैसे चंद्रदेव का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, तो 108 बार ये मंत्र जाप करेगा। अगर उस व्यक्ति को मैरिज नहीं हो रही है और मैरिज की मनोकामना की पूर्ति के लिए वो कर रहा है, तो मैरिज हाउस के जो लॉर्ड है, यानी कि जहां वो राशि लिखी है, यानी कि अगर किसी के 11वें भाव में 4 नंबर राशि लिखी है तो उसके 7वें भाव में 12 नंबर राशि लिखी होगी, तो 12 नंबर राशि यानी कि बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव का मंत्र जाप ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, तो ये दोनों मंत्र एक साथ जाप करना है। पहले 11वें भाव के मालिक का, फिर जिस भाव का आप फल चाहते हैं उसका, यानी कि किसी को कैरियर चाहिए तो कैरियर भाव का, पहले 11th हाउस के लॉर्ड का, फिर कैरियर भाव के लॉर्ड का, तो साथ में करेंगे तो वो मनोकामना पूर्ति होगी ही होगी। किसी की जॉब नहीं लग रही है तो वो 11वें भाव के स्वामी का और 10वें भाव के स्वामी का मंत्र उच्चारण करने लग जाए सुबह एक साथ। आप सभी ग्रहों के मंत्र बता सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल बता सकता हूं। पहले चंद्रदेव का ओम सोम सोमाय नमः, दूसरा मंगल देव का ओम अंग अंगारकाय नमः, तीसरा बुध देव का ओम बूम बुधाय नमः, चौथा बृहस्पति देव का ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, फिर शुक्र देव का ओम शूम शुक्राय नमः, शनि देव का ओम शन शनिश्चराय नमः, फिर राहु देव का ओम राव रहावे नमः, केतु देव का ओम केम केतवे नमः। तो बेसिकली क्या है कि राशि तो 7 ग्रहों की होती हैं, तो केतु देव और उसका क्या है वो भी फल बता देंगे आगे, लेकिन राशि के लिए हिसाब से अगर करेंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ति 100% होगी, और ये कारगर है, सिद्ध है, मैंने खुद भी स्वयं भी किया हुआ है, तो वो आपको मनोकामना पूर्ति होगी ही, बशर्ते वो किसी के नुकसान के लिए ना हो। तो आज के इस प्रोग्राम में आलोक जी ने आप लोगों को इतना ज्ञान दिया, मंत्र दिए,
जगन्नाथपुरी जी भगवान जी के बारे में बताया, भूतों की कहानी सुनाई, और साथ में नंबर जो कि मुझे सबसे स्पेशल लगा आज के इस शो में। तो अगर आप लोग भी कंसल्ट करना चाहते हैं आलोक जी से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आलोक जी के सोशल मीडिया हैंडल्स दिए गए हैं, प्लीज उन्हें फॉलो करें और आप इनसे भी अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो आज के शो में इतना ही। धन्यवाद आलोक जी। थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।